सभी साथियों का रीड विथ ए टीचर के इस बहुत ही खास अंक में, और जो इस साल का पहला ही अंक है, उसमें स्वागत है। जो हमसे यहाँ भी जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक पर देख रहे हैं और जो आने वाले टाइम में भी इसको देखेंगे। आ, वर्ष के हिसाब से ये प्रोग्राम अब तीसरे वर्ष में है। 21 में हम लोगों ने शुरू किया, पूरे 22 में चलता रहा, अब ये 23 की शुरुआत हो रही है। और बहुत ही खास शुरुआत हो रही है कि इस प्रोग्राम में हम लोग लगातार एजुकेशनल लिटरेचर को, शिक्षा साहित्य को, जो टीचर्स, स्कूल, बच्चे, करिकुलम, सिलेबस, इनकी दुनिया के आसपास जो रची गई साहित्य है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा हम मान के चलते हैं कि इस क्षेत्र में रीडर भी कम है, क्योंकि संख्या बहुत है, पढ़ते कम है, और लिखने वालों की भी बहुत कमी है। और अगर शिक्षा साहित्य का निर्माण शिक्षक करने लगे तो ये एक बेहद आदर्श स्थिति होता है। तो 2023 की शुरुआत में और इसके पहले ही अंक में यह शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जिस किताब पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो किताब, उस किताब की रचना हमारे शिक्षक साथी आलोक मिश्रा जी ने किया है। और किताब का नाम है बच्चे मशीन नहीं है। और एक तरीके से मैं मानता हूं कि हमारे इस पूरे प्रयास का एक लक्ष्य भी है, एक लक्ष्य यह तो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा साहित्य की किताबों को पढ़ें। पागल हो गई है और भाई। दूसरा जो एक बड़ा लक्ष्य है वो यही है कि शिक्षा चलो। साहित्य शिक्षा साहित्य अब मैंने सबको म्यूट कर दिया था, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, कहीं से आवाज। शिक्षा साहित्य का निर्माण भी हो और बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़े। शुरुआत ऐसे ही होती है। और बहुत ही मैं कहूँगा कि अ, कमाल की बात है कि आज शिक्षा साहित्य के निर्माण के कार्य से जुड़े हमारे 3-4 साथी स्क्रीन पे एक साथ नजर आ रहे हैं, तो बेहद खुशी हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 लोग दिखाओ जो शिक्षा साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। एक आध नाम हम जानते हैं जो शायद पिछले 30-40 सालों से हम बार बार उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग क्लासरूम के अंदर हैं, जो बच्चों के साथ रूबरू हो रहे हैं, वो लोग अगर शिक्षा के बारे में लिख रहे हैं तो बड़ी खास बात है। अब मेरे साथ आज आलोक जी की किताब पर चर्चा करने के लिए एक और लेखक और टीचर मनीष भार्गवा जी हैं। मनीष मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और बेहतरीन लेखक और टीचर अशोक जी भी हमारे साथ हैं। तो अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चंदन जी, आपका बहुत स्वागत। तो ये जो आप स्क्रीन पे 3-4-5 लोगों को देख रहे हैं, ये सभी लोग एक तरीके से शिक्षा साहित्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में मैं तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता हूं कि हम रीड विद ए टीचर के हर एपिसोड में अपने ही किसी टीचर साथी के द्वारा लिखे हुए किताबों को पढ़े। वो शायद सबसे एक आदर्श स्थिति होगा। और मैंने अभी अभी लिखा है एक जगह कि जर्नलिज्म के फील्ड में ग्राउंड जीरो की बहुत वैल्यू है, कि जहाँ पे घटना हो रही है वहीं से कोई रिपोर्टिंग करता है तो उसकी बहुत वाहवाही की जाती है। तो शिक्षा साहित्य में शिक्षक के द्वारा लिखा हुआ जो किताब है, मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी के मामले में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण किताब और दूसरा हो नहीं सकता है। तो ऐसे ही एक किताब जो आलोक जी ने लिखा है, बच्चे मशीन नहीं है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब मैं मनीष जी को बुलाता हूँ। मनीष जी, आपका स्वागत है। आप एक शानदार लेखक हैं। आपकी किताब पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, 3 किताबें आप लिख चुके हैं, और आजकल हम लोगों के साथ मेंटर टीचर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मनीष जी, आपका स्वागत है। शुरुआत में मैं सभी अपने साथियों से जो इस प्रोग्राम में आते हैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे लिखते पढ़ते रहने की आपकी जर्नी कंटिन्यू कर पाई डिस्पाइट बीइंग ए टीचर, शिक्षक बन जाने के बावजूद। तो ये हमसे साझा कीजिए। स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। आप पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा मैं, जो आपने एक कहीं ना कहीं मंच प्रदान किया जिसपे हम इस संबंध में बात कर पाए, ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर पाए। तो मैं सबसे पहले किताब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। अच्छा, जरूर जरूर। हाँ, मैं एक तो सबसे पहली बात है कि जो किताब इसलिए भी खास है, जैसे हम्म। आपने कहा कि मैंने भी किताबें लिखी हैं, लेकिन हम्म, मेरा लिखना एक अलग विषय था। ये जी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक ने लिखी है और अपनी हम्म। क्लासरूम प्रैक्टिस के बाद लिखी है। तो हम्म। बिल्कुल वही ग्राउंड जीरो की जो बात है, जो आलोक जी को जो खुद उन्होंने अनुभव किए, जो उन्होंने खुद सीखा, हम्म, जो एक यात्रा उनकी रही है, वो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को इसमें दिखाया है। जी। पढ़ते पढ़ते मुझे पूरे 4-5 साल
अपने आप ही याद आ गया, ऐसा लगा कि कई जगह मेरी ही खुद की चर्चा हो रही है। कई एब्सोल्युटली। कई क्लासरूम में बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं मेरे ही चीजें हैं जो आलोक जी ने शायद बड़े अच्छे से शब्दों में उसको बयान कर दिया। तो ये बिल्कुल ये इसमें पूरी किताब में 32 लेख हैं और ये बिल्कुल आम अनुभव के आधार पर है। क्लासरूम में क्या उनके साथ चल रहा है, उनके अंदर भी क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं एक अपने आप को भी तलाशते हुए, मतलब एक शिक्षक के तौर में भी वो खुद से भी सवाल कर रहे हैं, बच्चों से सीख रहे हैं और ज्यादा सीखने की प्रयोग भी कर रहे हैं कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। एक पूरे अनुभव को आलोक जी ने 32 लेखों में इसमें समाया है। तो ये मुझे जी। बड़े इंटरेस्टिंग और मतलब सीखने के लिए काफी अच्छे लगे, जिसे शिक्षक के नाते एक पढ़ने, कोई भी शिक्षक को यदि पढ़ना पढ़े तो उसे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये मेरे लिए बड़े काम का है। मतलब कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं हाँ, मतलब एक खुद कर भी रहा है वो और खुद सीख भी रहा है। और बहुत शानदार रेंज है आर्टिकल्स का, हाँ अनुभव पे आधारित है। दो लेख है जो पूरी तरीके से शोध पत्र है। एक की किस तरीके से लैंगिक समानता को कुछ किताबों में एक्सप्लोर किया गया है कि वो है या नहीं, भाषा के जरिए कैसे उसको इग्नोर किया जाता है, क्या कंटिन्यूटी है, क्या चेंज हुआ है, वो वाला पेपर। और एक पेपर जो हम लोग मिशन बुनियाद में गणित का कंटेंट जो पढ़ाते हैं उसको लेकर के, वो भी शोध पत्र है। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। शायद मैं पहली बार हिंदी में कोई शोध पत्र पढ़ रहा था जो इतने व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ था, सभी संदर्भों के साथ। तो बहुत शानदार अनुभव रहा और एक तरीके से एनकरेज करता है हम सबको कि भाषा एक बैरियर नहीं है, हम चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं शोध पत्र भी। बिल्कुल। ये इसमें जो जैसे आपने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम्म। इस किताब को पढ़ने के बाद अचानक से मुझे भी लगा कि यार शिक्षा के क्षेत्र में भी हम साहित्य बड़े लिखा जा सकता है। मतलब हम्म। कब तक मेरी भी अवधारणा थी कि साहित्य का मतलब कहानी, हम्म। उपन्यास, कविताएं हम्म। यही हो सकता है। लेकिन हाँ। इसे पढ़ने के बाद मुझे पहली बार ये लगा कि जो एक लिटरेचर या जो एक रिसर्च की चीज है उसे भी हम साहित्य के रूप में ला सकते हैं और आम जन तक fantastic। पहुंचा सकते हैं। तो तो इसे आज पढ़ने के का बाद मनीष जी, आज का हम लोगों का मकसद भी एक यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे साथी हैं, अब हम एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जहां वो शिक्षा साहित्य को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि उसका निर्माण करें, लिखें, बिल्कुल है ना। और आज देखिए स्क्रीन पे हमारे साथ कम से कम निर्माण करने वाले 4 लोग 5 लोग नजर आ रहे हैं। अशोक जी भी हैं, आलोक जी भी हैं, आप हैं, चंदन जी हैं। लिखते रहते हैं, कभी कभी थोड़ा कम लिखते हैं, लेकिन चंदन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अब ज्यादा लिखें। और बिल्कुल। और आप सभी लोग आज के इस कन्वर्सेशन में, आलोक जी, अशोक जी, आप सभी लोग जब भी चाहें अपनी बातों को रखें, जिस संदर्भ में भी चाहें। ये सिर्फ एक हम मेरे और मनीष के बीच का कन्वर्सेशन नहीं रहेगा। चंदन जी, आप भी। मनीष जी, लेकिन उस सवाल को आप एक बार बता ही हाँ दीजिए। मुझे लगता है उसका आंसर सबके लिए बड़ा यूनिक रहता है कि बिल्कुल। कैसे आप पढ़ते लिखते रह पाए। इसमें सर सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक आपकी हॉबी होना। अच्छा। जो आपकी हॉबी होती है उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसे हॉबी में कन्वर्ट कर लिया है। और हम्म। दूसरी चीज, मैंने अपने आप को और चीजों से दूर कर लिया, जैसे कि इंटरनेट में मोबाइल हम्म। का कम यूज करना या हम्म। वीडियो कम देखना, चाहे वो मूवी हो या कुछ और हो। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोच रहा था कि पिछले कई वर्षों से मैंने न्यूज चैनल और मूवी नहीं देखी। हम्म। तो मुझे लग रहा है मैंने अपना वो समय कहीं ना कहीं और जगह से बचाकर इस फील्ड के लिए दिया है, क्योंकि समय तो आपके पास उतना ही है। और राइट। इसे एक एज ए हॉबी मैंने डेवलप कर लिया, तो रोज लिखना और रोज पढ़ना ये आदत में आ गया है। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत इसमें मुझे शानदार। ऐसा नहीं लगता कि ये मैं कोई काम कर रहा हूँ, ये बस आदत में ही है। भले ही मैं 10 घंटे की लगातार थकान के बाद घर आऊं, अचानक से हाँ, किताब उठा के 2 पेज पलट ले लगता हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत बात आपने बताई कि हॉबी डेवलप किया जा सकता है ना। जी मतलब लिखने पढ़ने को भी हॉबी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जब आपको ये लगने लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है हाँ, और मेरे हाँ। खुद के ग्रोथ में भी काम कर रही है, तो वो अपने आप हॉबी में कन्वर्ट होने लगती है। बहुत खूबसूरत। और कैसे किया जा सकता है लिखने को हॉबी में डेवलप या पढ़ने को, इस दोनों पे मैंने पिछले 2 सप्ताह में एक एक लेख लिखे हैं। जी जनवरी का पहले तारीख को और फिर 8वें तारीख को, दोनों में जो मैं वीकली लिखता हूँ, उसमें पहले में मैंने पढ़ने के बारे में और दूसरे में लिखने के बारे में कैसे एक एक आदत के तरह इसको डेवलप किया जा सकता है उसके बारे में लिखा था। मैं 2020 में, मुझे याद है आपसे एक बार मेरी बात भी हुई थी, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में जिक्र किया था हमने। हाँ। तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है वो एक बड़ी चीज थी जो मुझे कहीं ना कहीं लिखने से रोक रही थी। अच्छा। अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक डर था कि मैं यार क्या लिखूंगा। जैसे मैंने आलोक जी की किताब को भी पढ़ा,
तो मुझे इसमें कई ऐसी चीजें लगी जो यार हमारे एक आसपास की बिल्कुल आम घटना है, चाहे वो हाँ। अपनी बच्ची को लेकर दिखा रहे हो कि उसको स्कूल से लेकर आए, उसने एसी का जिक्र किया, तो मतलब हाँ। कई बार ये लगता है कि आसपास की घटनाओं को हम बड़े आसानी से साहित्य का रूप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इससे पहले जो 2020 से पहले जो मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात कर रहा था, बिल्कुल उसी से गुजर रहे थे कि हमें लगता था यार हम लिखें तो ऐसा ना हो कि हम लोग इसे गलत माने। तो वो हाँ, एक डर, बड़ा डर था जो मुझे रोक रहा था कहीं ना कहीं लिखने से, और जब एक आप बार वो सही डर हटा तो आसान हुआ लिखना। आज मैंने तैयारी के सिलसिले में मनीष जी को बताया था कि हम लोग थोड़ा सा समय इस पे देंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस लिखने के कार्य से जुड़े। एक हमारे इस किताब के चर्चा का एक तरीके से ये ऑब्जेक्टिव भी है, और मनीष जी वही बता भी रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यह एक साहसी कार्य है। लिखना जो है, इट्स एन करेजियस एक्ट, मतलब आसान काम नहीं होता है। क्योंकि एक पोजीशन आप लेते हैं, जैसे ही लिखते हैं आप पोजीशन लेते हैं। बोलने में पोजीशन लेना नहीं होता है, बाद में कह सकते हैं कि मैंने नहीं बोला था। लेकिन लिखने में ये सुविधा खत्म हो जाती है, आप नहीं कह सकते कि मैंने ये नहीं बिल्कुल। लिखा था। वो रहता है, तो एक साहस का काम तो है ही। और फिर मुझे लगता है कई बार कई साथी पूछते हैं कि कैसे लिखें या पब्लिक में कैसे लिखें। मुझे लगता है कि मैंने अपने लेख में भी यह लिखा था कि जैसे किसी भी फील्ड में एक ग्रोथ होता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटा बच्चा बड़ा होता है, एक्सप्लोर करता चलता है। मुझे लगता है कि लिखने की भी ऐसे ही शुरुआत होती है। सबसे पहले कोई डायरी में लिख सकता है अपने ही लिए, मतलब अपने पेज में। वही डायरी का लिखना शायद 25-50 पेज लिखते हुए उसमें थोड़ी हिम्मत आती है, वो फेसबुक पे डाल देगा, वो ट्विटर पे डाल देगा। वही कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि किसी ने देखा, वहां से कहा कि मैं मैगजीन छाप रहा हूँ, वहां भेज दो। वो मैगजीन में चला जाता है, मतलब वो उसके जो ब्रांचेज हैं वो निकलते रहते हैं। वो मैगजीन से कभी न्यूज़पेपर में आ जाता है, और धीरे धीरे वो कभी एक किताब का शक्ल ले लेता है। फिर कभी वो जर्नल का आर्टिकल बनने लायक, मतलब विचार होने लगता है। तो उसका मुझे ऐसा लगता रहता है कि किसी अन्य चीजों की तरह ही एक ग्रोथ है खुद का, उस लिखने की प्रक्रिया का। क्यों अशोक जी, आलोक जी, आप लोग मतलब एक सीजन राइटर हैं, आप लोग इसको बेहतर बता सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आई थिंक आलोक जी की जो भाषा है वो इतनी सहज है कि लगता है कि अरे ये तो मेरी अपनी बात है ना। हाँ, हाँ। इस तरीके से वो लिखते हैं। मैं जितना आलोक को पढ़ा है, उनकी पहली किताब को भी जिस तरीके से मुझे याद है शुरुआत में छपने से पहले भी एक बार देखा था, तो मुझे उससे गुजरते हुए लगा कि वो सहज मूवमेंट्स जो क्लास में हम इग्नोर कर देते हैं, वो जो है उनकी कविता का हिस्सा बन जाते हैं, राइट, उनके राइट। संस्मरण का हिस्सा बन जाते हैं। और हाँ, उस सिर्फ बनते ही नहीं है, मुझे लगता हाँ, है उससे वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। वो हाँ। क्या कह के जा रही है उसका रिफ्लेक्शन, हम्म, ओवरऑल रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं एक्चुअली, हम्म, हम्म। वो मेरे ख्याल है उनके उस कृत्य में नजर आता है, और बेहतरीन तरीके से नजर आता है। तो बेहतरीन, बेहतरीन। ये जो भाषा के प्रति उनका जुड़ाव है, और हम्म, भाषा के प्रति उनका गहरा लगाव है, और हम्म, वो लगाव, उनकी आत्मीयता हम्म। पाठक तक जाती है, और हाँ। पाठक को लगता है अरे ये तो मेरी अपनी बात है। तो ये उनका, मेरे ख्याल है ये खूबसूरती है, और हम्म, कैच करने की, पकड़ने की, हम्म, आ- आलोक जी की खास तौर से। जब आलोक जी, मुझे लगता है शुरुआत में आलोक जी के परिचय, लेखन से मुझे परिचय जब मेरा हुआ, तब हम्म, मैंने जनसत्ता के उन इश्यूज को पढ़ा था जब वो हम्म, लिखते थे, हम्म, दुनिया मेरे आगे। हम्म, तो इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि अरे ये तो उन सहज मोमेंट्स के, जिंदगी के सहज मोमेंट में, हालांकि वो सब जो लिखते हैं वो अपने क्लासरूम प्रैक्टिस, जैसा मनीष सर ने कहा कि क्लासरूम प्रैक्टिस को अपनी हिस्सा बनाते हैं, चाहे वो अपने घर की बच्ची, बेटी की बात कर रहे हैं, हम्म, अपने घर के बच्चे की बात कर रहे हैं, पापा की बात कर रहे हैं, मम्मी की हम्म, बात कर रहे हैं, कविता में लेके आ रहे हैं। हम्म, इतना सहज होता है कि वो, और इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि वो हम्म, बड़ा लगता है कि अरे वाह, मजा आ गया। हम्म। मुझे लगता है उनकी भाषा की खूबसूरती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आलोक, हम लोग ये जब बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी टिप्पणी आप भी इस पे कीजिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग लिखने को अपना हॉबी बना सकें, या उसकी तरफ एक कदम बढ़ा सकें। मुरारी। जी, जी, जी सर। अरे हाँ, सर स्वागत है आपका। अरे थैंक यू। मैं सुन रहा हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और जी, मैं जी। ट्रेन में बैठा हूँ, इसलिए मेरी कभी कभी आवाज कट सकती है आप लोगों हाँ, को। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना। मैं ट्रेन में हूँ और दिल्ली की ओर हूँ। अच्छा, तो जी, मैं, जी, आलोक की बात हो रही थी, अभी मनीष को भी मैंने सुन रहा था, अशोक जी को भी मैंने सुना। जी, आलोक अपनी जो भी वो लिखता है उसको जीता भी है। जी।
लाइफ से बहुत करीब से किसी चीज को देखा है और वो भाषा उस तरह से रचता है, जी। मैंने देखा है। वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, हम्म, वो समाज को भी देख रहा है, समाज को भी बड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जो उसकी है समालोचक दृष्टि होती है, उस जी। चीज को भी वो देख रहा है और उस तरह से ही भाषा का प्रयोग भी वो करता है। हम्म, तो उसकी जो सिर्फ एक कविता मात्र नहीं है या एक लेख मात्र नहीं है, वो जी। एक पूरे परिस्थितियों को और पूरे समाज को दर्शाता है कहीं ना कहीं उसकी बात, उसकी जी। भाषाएं जितनी भी हैं उसने लिखी है। तो मैं तो आलोक को ये देख रहा हूँ इस रूप में कि वो अभी और आगे जाएगा और बहुत बारीकी से किसी चीज को देखेगा। अभी तक स्कूल तक सीमित है या फिर समाज को भी वो देख रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ हमें लग रहा है क्या कि अ, वो समाज को दे जाएगा, जो कि एक बार जरूर सोचेगा लोग कि हम उसने क्या लिखा है। जी। चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, जी। वो बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक चीजों को वो दर्शाता है, वो छोटी छोटी बारीकियों को पहचान पकड़ता है। अब शायद सर नो नेटवर्क जोन में तो चले मैं गए। समझ सकता हूँ कि उस पूर्ण रूप से वो और आएगा और भी बढ़ेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर। अच्छा थैंक लग रहा यू। है, मैं सुन रहा हूँ। जब हाँ, तक हाँ। आ रहे हैं आवाज तो मैं सुन रहा हूँ, हमारे आलोक लिए को भी कितनी मैं खुशी की बात अभिनंदन है कि आप ट्रेन में ट्रैवल करते हुए भी इसका हिस्सा बन पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी। हाँ, थैंक यू मुरारी भाई। हम्म, मैं तो मतलब बातों में इतना खोया हुआ हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। खासकर लेखन को कैसे हॉबी बनाया जाए हम्म, और कैसे लिखने पढ़ने की तरफ मुड़ा जाए, तो हम्म, बहुत अच्छा डिस्कशन है। और हम्म, इस मंच की यही खूबसूरती है कि ये केवल किताब केंद्रित एक बात नहीं है। हम्म, इसमें लिखने पढ़ने की दुनिया में कैसे उपस्थित हुआ जाए, कैसे हाँ, अपनी जगह बनाई जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए, इन सारे आयामों पे बात होती है। तो हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सीनियर हैं, अशोक जी बैठे हैं, जिनसे हम लोग हाँ, सीखते हैं हमेशा। मनीष भाई को एग्जैक्टली। मैंने पढ़ा, जैसे मनीष जी कह रहे थे कि भाई शिक्षा में हम लोग हैं, शिक्षा पर लिखें। तो मुझे लगता है मनीष ऑलरेडी कर रहे हैं ये लोग। हाँ। ये क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नवोदय स्कूल उससे हम्म, तरफ से है, तो इनकी हम्म, कहानियां मैंने कुछ पढ़ी, तो उसमें बहुत सारी चीजें वो आती हैं। तो अच्छा। हमारे लेखन में वो चीज आनी ही है जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ पे हम बिल्कुल। काम कर रहे हैं। और अगर उससे बियॉन्ड हम कुछ जा रहे हैं तो बात सच्ची नहीं होती है। सच्ची हम्म, बात वही है जो हमारी दुनिया है, जहाँ पे हम हम्म, रहते हैं, जो हम देखते हैं, हम्म, वही हमारे लेखन में आएगा। तो हम्म, अभी जैसे आप एक सवाल कर रहे थे कि लिखने को मतलब क्या जरूरी बातें हैं इसमें। हम्म, तो मैं बस यही मानता हूँ कि एक तो जैसे मनीष ने कहा भाई अपनी हॉबी बनाए। और हम्म, हॉबी कैसे बनाए कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना। हम्म, जितना ज्यादा हम ऑब्जर्वेशन के उसमें होते हैं मोड में, हम्म, और जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं, हम्म, जितना ज्यादा हम जीवन में इन्वॉल्व होके जीते हैं लोगों के साथ, तो हम्म, हमें वो चीज मिलती रहती है। और हम्म, सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से मनीष ने भी इशारा किया इस तरफ, कि वो हम्म, जो झिझक होती है, पहला स्टेप उठाना हम्म, लिखने की तरफ, हम्म, वो हमें उठा लेना चाहिए जैसा उठा भी लेना। लिखें। ट्रू, वो ट्रू। मतलब अपने ही लिखे हुए को जब आप 4 साल बाद 6 साल बाद देखते हैं, तो एक बार हम्म, आप खुद भी हंसते हैं कि ये मैं हम्म, लिखता था कभी। लेकिन हम्म, कोई बात नहीं, वो एक जरूरी पड़ाव है लिखने का। हम्म, वहां से हमें लिखना, लिख के ही हम वहां जाएंगे आगे की तरफ। हम्म। तो मेरे इतने अच्छे अच्छे एजुकेशन की फील्ड के मित्र बात कर रहे हैं किताब पर, थैंक तो यू। ये मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू और आलोक, हम सब के लिए इतनी खुशी की बात है कि जिस शिक्षा साहित्य पे हम लोग बात कर रहे हैं उसे आपने हमें प्रोवाइड किया है कि लो हम तैयार करते हैं, तुम लोग बात करो। बहुत खुशी की बात पर, है। पर इस और किताब एक के कंटेंट में आप खूबसूरती है सभी हो। मुरारी, जी, जी सर। मुरारी जी। तो देख रहे हैं अभी जितने भी लोग हुए हैं उसमें हाँ। से बहुत ऐसे हैं, अशोक जी हम्म, है, पढ़ा भी है। और मनीष के बारे में तो मनीष से तो चर्चा ही हुई थी इस पर। जी, अ, जी, अ, और एक बात मैं बताऊं मुरारी, मैं अभी जी। गांव में था, मैंने भी दो कविता रच दी। अरे वाह। बहुत शानदार। हाँ, मैंने
दिया और मुझे अच्छा लगा। वो कविता किसी के साथ शेयर किया, वो हाँ, बोला कि अरे सर बहुत बढ़िया लिखे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से लिखा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने अनुभवों को और कुछ चीजों को उसमें पिरोया हूँ। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। सुनाऊंगा। मुरारी, हम टीचर्स में जितने लोग लिख पढ़ भी रहे हैं ना, तो हाँ, उसमें पांडे जी का भी अपना एक बहुत अहम रोल है। जो बहुत है। ऑटोनॉमी दी है इन्होंने हम लोगों को, हम्म। कि अलग अलग चीजों को हम एक्सप्लोर करें और चीजों को देखें माइन्यूटली। तो मुझे हाँ, लगता है कि पांडे जी का बड़ा रोल है हम लोगों की राइटिंग की जर्नी में। नो तो मैं डाउट, तो बिल्कुल। थैंक यू बहुत। बोलूंगा सर को। अ, नेटवर्क आगे आप लोग सर नेटवर्क का शायद इशू आ रहा है सर। एक बार अगर आप वीडियो बंद करके बोलेंगे तो शायद आवाज साफ आ पाएगी। नहीं, अभी नहीं आ रही है। जैसे ही आपको नेटवर्क मिले आप फिर से हमसे साझा कीजिए सर। अभी अभी नहीं आ पा रही आवाज। बीच में कट रही हो, हाँ, अब अभी आवाज आई। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है सर। हाँ, आ गई है सर। हाँ, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को यही दिया कि आप लोग अपने रास्ते को चुने, अपना एक्सप्लोर करें, आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं। हमने कभी किसी को कहा नहीं था कि आप लोग यही कीजिए। कुछ चीजें बहन होती है डिपार्टमेंट की जो कि हम कर रहे थे, बाकी और तो हमने और आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से, अभी हमारे साथ उषा किरण भी जुड़ी हुई है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें जीती और उन्होंने भी चीजों को लिखा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जैसे अभी मुरारी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप लोग पहले शुरुआत कीजिए, झिझक तोड़िए, डायरी में लिखिए। 50 पन्ने अगर डायरी में लिख जाते हैं तो उसके बाद फिर तो आप उस चीज को, किसी चीज को आप कहीं ना कहीं पत्रिकाओं में डाल सकते हैं और फिर वही रचना की शुरुआत होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी और साथी नहीं जुड़ पाए उन लोगों को भी जरूर मैसेज दीजिए। डेली जो एक्टिविटीज है, डेली जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था आलोक, तो कुछ ना कुछ अगर आप देख रहे हैं तो उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, नोट डाउन जरूर कीजिए और उसको कभी एक बार पलट कर जरूर देखिए। मैं तो अभी मैं बताऊं आपको मुरारी, मेरी सुबह सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है। मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ और उसी समय मैंने 2 रचना करा थी, अरे वाह। मतलब कविता की। हाँ, और मैं सुनाऊंगा, सबको जरूर सुनाऊंगा, सुन रहा हूँ और मैं रचना को जरूर सुनाऊंगा। और आप लोग भी कि पता नहीं ये शब्द कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत कुछ ऐसे दिमाग में आ रहा था और उसको मैं लिखता चला गया। कोई वाह। तुकबंदी नहीं है, कहीं तुक नहीं लगता है, कुछ कुछ ऐसी थी जो कि आते रहे और शब्द निकलते रहे, तो वो जी, निकलेंगे। जब आप उस चीज को और करेंगे, जब उस चीज को जिएंगे तो बहुत सारे शब्द निकलते हैं, ठीक है एब्सोल्युट। ना। और जी, जी, नोट डाउन आप देखेंगे तो उसी को आप फिर संवार देंगे, सजा लेंगे और उसको आगे बढ़ा लेंगे। जी, जी, जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। और हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि आप उस कविता को नेक्स्ट टाइम जब भी रीड विद ए टीचर का प्रोग्राम हो उस पे सबके साथ साझा करेंगे। और जी, मुझे लग रहा है अभी भी उनके पास हो तो एक कविता सुना ही दें, 2 हाँ, में से। हाँ, हाँ, जी, जी। थैंक यू, कंटिन्यू थैंक यू। कीजिए आप लोग। हाँ जी, थैंक यू सर। अच्छा मनीष जी, हम लोग इस किताब के कंटेंट पे अब लौटते हैं और सर की बातों से काफी एक तरीके से प्रोत्साहन मिला हम सभी लोगों को कि अब लिखते रहें लगातार। इस किताब में आलोक जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, जो एक लाइन जिसको मैं एकदम क्रांतिकारी लाइन मानता हूँ, और वो प्रस्तावना में जब आप लिखते हैं कि एक शिक्षक पढ़ने पढ़ाने के अलावा सोचता भी है। बस ये सेंटेंस, अब दिस इज सो पावरफुल। आई मीन इतना पावरफुल मुझे लगा, ये पहला ही सेंटेंस है कि एक शिक्षक पढ़ने पढ़ाने के अलावा सोचता भी है। क्योंकि आप एक लार्जर पैटर्न को अगर हम देखें तो इसमें सोचता भी है, इसको गौण माना जाता है। जिस तरीके से
एक मतलब लार्जर स्ट्रक्चर में जिस तरीके से काम असाइन किए जाते हैं, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन रहता है कि सब हम जानते हैं, तुम्हें बता देते हैं, तुम ये करते चलो। तो ये जो आपने लाइन जोड़ा है, ये एक लाइन जो है, एक शब्द इनफैक्ट कि पढ़ने पढ़ाने के अलावा सोचता भी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और किसी भी लेखक के लिए जो एक झिझक रहता है, वो उसी में आपने आगे लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि जिन मुद्दों पर लिखते हुए मैंने उस समय जो महसूस किया, उसे आज भी उसी रूप में देखता समझता हूँ। समय और परिस्थितियों में बदलाव के साथ साथ समझ और विचार में भी परिवर्तन होता ही है। कितना खूबसूरत ये पंक्ति है। एक वही जो शुरुआत में हम लोग बात कर रहे हैं कि एक लेखक भी लगातार ग्रो करता रहता है, वो वही नहीं है जहाँ पे उसने शुरुआत की थी। तो कई चीजों के मामले में जो उसका समझ था वो बदलता रहेगा, और ये एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है। मनीष जी। बिल्कुल सर, ये जो आपने सर की लाइन बोली कि जो मैंने उस दौरान जैसा समझा था, जरूरी नहीं बाद में भी उसे वैसा ही मानूं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत परिपक्व होने की निशानी। इसे मैंने भी गहराई से 2-3 बार पढ़ा कि यार एक लेखक ये कह पा रहा है कि मैंने जो लिखा है मैं उसमें भी सुधार की गुंजाइश मानकर चल रहा हूँ, हो सकता है उसमें मेरे भी विचार बदलें। तो ये मैं भी इसी चीज को बोलने वाला था कि कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं बनाया था किसी किताब में ऐसा स्वीकार। मुझे लग रहा है एक शिक्षक होने के नाते ही शायद आलोक जी इस चीज को लिख पाए हैं। और जो इनके पहले पेज पर इनकी संपादक ने भी लिखा हुआ है सैलन सर के लाइन को, हाँ, कि एक ऐसा बहुत शिक्षक जिसके अंदर विद्यार्थी होना बचा हुआ है। बचा तो मुझे लग रहा है वो लाइन कहीं ना कहीं उस चीज को ही पूर्ति करती है अपने आप में, कि वो लिखने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं इसमें भी मतलब बदलने को, विचार करने को, हर चीज में तैयार हूं अभी भी समय के अनुसार। वेरी नाइस। अब हम चैप्टर्स जो है, जो कि बहुत छोटा छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, सबके अलग अलग काम का है। जैसे पहला ही चैप्टर जो है, टूटे पूर्वाग्रहों ग्रहों का घेरा। हाँ, इसमें जिन एक्टिविटीज का ये जिक्र करते हैं, एक तो सोशल साइंस पढ़ाने वालों के लिए बहुत ही काम का चीज है, और जो नहीं भी पढ़ाते उनके लिए और भी ज्यादा काम का चीज है कि कितना खूबसूरत उस एक्टिविटी के जरिए बच्चे खुद इस बात को समझ पाते हैं कि कैसे पूर्वाग्रहों को तोड़ना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम सबके लिए एक बेहतर जीने का जो है वो मौका मिले। सिर्फ किसी एक व्यक्ति को या एक समूह को ज्यादा प्रिविलेज ना मिले, बल्कि सबको मिले। तो ये बहुत ही आप इसमें से कुछ पढ़ना चाहेंगे मनीष जी? बिल्कुल। मैं सर इस किताब इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे, चूंकि बार बार आलोक जी ने जो लिखा है या इनकी और कहानियों को मैं देखता हूँ, तो समाज को भी इन्होंने कहीं ना कहीं जोड़ा, इंगित किया है। तो इसको देखकर ही मुझे यही लगा, मैंने कहा कि ये जो आलोक जी क्लासरूम में कर रहे हैं हम लोग, मुझे लग रहा है ये चीजें हमारी सोसाइटी में भी होने की का लायक ये उदाहरण है। मतलब इसकी जरूरत हमें हमारे हर जगह है इस प्रकार की घटनाओं की। तो ये इन्होंने एक शिक्षक के नाते ही नहीं, मुझे लग रहा है पूरे समाज के नाते एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर जगह हम यूज कर सकते हैं बच्चों से बात करने के दौरान, उनसे चर्चा करने के दौरान कैसे अपनी समझ विकसित करें वो, क्योंकि हर चीज के मामले में एक अलग समझ होती है और इस प्रकार के पूर्वाग्रह हर जगह हैं। अब सोसाइटी में भी बात करो लोगों से, चाहे वो छोटी छोटी घटनाएं, किसी का आना जाना हो, कुछ हो, तो एक अलग तरह के पूर्वाग्रह लोगों में बने हुए रहते हैं। और उन्हें इसी प्रकार की एक्टिविटी के जरिए हम उन तक जा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। और इन्होंने लिखा भी है, और मुझे लगता है कि हम सभी लोग जिस परिवार, समाज या संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, तो कुछ खास पूर्वाग्रह हमारे देखने सोचने का हिस्सा बन जाता है। शिक्षा का यह काम है कि उन पूर्वाग्रहों को पहचानने में, उसको इवेलुएट करने में, उसको तोड़ने में और वैकल्पिक तरीके से देखने समझने में हमारी मदद कर सके। तो जिस तरीके का एक्टिविटीज, और खास करके संविधान की जरूरत, या आगे के चैप्टर में जो एक अगला चैप्टर है, सक्रियता और अनुभव पर आधारित सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा, जिसमें ये कैसे सेकुलर समाज होना जो है कितना जरूरी है, और उसके लिए जो एक एक्टिविटी करवाते हैं, जहाँ सभी बच्चों को एक द्वीप पे लेकर के जाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वो किस तरीके की समाज की कल्पना करेंगे। थोड़ी देर के लिए उन्हें जादू का वो एक पल रहता है, जहाँ उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ पे होंगे, किस वाले कैटेगरीज में आएंगे। और वहाँ ये शुरुआती कहानी तो मुझे पता था, लेकिन आलोक ने इसमें एक इंटरेस्टिंग वो डाला है कि एक बच्चे ने फिर भी सवाल किया कि नहीं, मैं तो एक खास धर्म से बिलोंग करता हूँ और मैं तो उसी में जाना पसंद करूंगा। और उस बच्चे से फिर कैसे डील किया जाए, उसको भी कैसे इस कन्विंस किया जाए, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसमें, वो मुझे बहुत शानदार लगा। और कहीं भी एक जो अमूमन होता है टीचर्स को कि नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें ये बात मानना है, इन एक्टिविटीज के जरिए इसका कहीं पे जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब वो एक्टिविटी करते हुए
बच्चा खुद से उस जरूरत को महसूस कर पाता है, जहाँ पे टीचर अपनी अथॉरिटी को उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए ये ठीक है ना मनीष जी? बिल्कुल, इन्होंने मतलब इसमें खुद ना कहते हुए बच्चों से ही हम्म, निकलवाया है, हाँ। और बच्चों से खुद ही चर्चा, मतलब इस प्रकार से अपनी पूरी रणनीति रखी कि बच्चे अपने आप चर्चाओं में भाग लें और बोलें। हम्म, हम्म। दूसरी चीज इसमें एक चीज और, जैसे आप इसी की जो बच्चों से भी हम सीखते हैं, इसी ने हाँ। जो द्वीप वाला हम्म, उदाहरण दिया है, हम्म, तो हमें देख रहा था एक चीज और भी बखूबी, चाहे आप वो रिसर्च वाली ही बात करें, कि उन्होंने हम्म, समय का भी इंगित किया कि हाँ 20 मिनट मैंने इस चीज में यूज कर लिए, अब हम्म, बाकी आगे का मेरा काम है। तो मतलब बड़े अच्छे तरीके से अपना काम, बच्चों हम्म, को जोड़ने का काम, क्लासरूम को हम्म, इंटरेस्टिंग बनाने का काम, और वो हम्म, पूरा बड़े अच्छे रोचक तरीके से उन्होंने हम्म। किया, और उसको इसमें डॉक्यूमेंट भी किया। हाँ, तो हम लोग चैप्टर को ऐसे सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसे थीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंगिक समानता को अगर हम एक थीम के रूप में लें, तो मेरे ख्याल से 3-4 लेख उस पर है। जैसे औरत होने के मायने, या थर्ड जेंडर या एलजीबीटी कम्युनिटी को कैसे शिक्षा के डिस्कोर्स से बिल्कुल बाहर रखा गया है, उस पे जो इन्होंने एक शानदार चैप्टर लिखा हुआ है। इनफैक्ट जो एक रिसर्च है वो भी इसी के बेसिस पे है, जो इन्होंने इसमें डाला हुआ है कि कैसे हिंदी की किताबों से वहाँ पे लाया गया है, कि कैसे उदाहरण दिया गया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि कैसे टीचर्स इन शब्दों पे बिना ज्यादा गौर किए, और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नोशन है उसी को एक तरीके से आगे बढ़ाते हुए मतलब आगे बढ़ जाते हैं। जबकि इस पे बार बार जोर दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने विमर्श में, एक चीज जो मुझे पढ़ते हुए बहुत खूबसूरत लगा, मेरे लिए शायद यूनिक उदाहरण था, कि आदमी में औरत को समाहित माना जाता है हमारे लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स में, लेकिन औरत में आदमी को समाहित नहीं माना जाता है। ये जो एक उदाहरण देते हैं कि शब्दों का जो ये जाल है, जिसमें खास करके शायद अपनी बेटी से ही बात कर रहे थे, और वो उदाहरण देते हैं कि औरतों को हमेशा कमतर, छोटा होना, लज्जा, इन तमाम चीजों से जोड़ करके देखा गया है। और लोग मुझे याद दिलाएंगे वो कौन सा मामला था जहाँ पे बड़े होने को पुरुष और छोटे होने को औरत से जोड़ दिया गया है? हाँ, 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 इसमें मुरारी एक वही इंसिडेंट इसमें मैंने बताया कि हाँ, कोई हाँ, आया था तो मैं समोसे लेकर आया था घर पे। हाँ, राइट, राइट, या, उसका साइज चूंकि छोटा था तो हाँ, जैसे ही मैंने बोला कि ये समोसे हैं, तो मेरी बेटी जो उस हम्म, समय लगभग 5 साल की थी, हम्म, तो उसने बोला नहीं पापा ये समोसे नहीं समोसी है। हम्म, मैंने उसको जब दोबारा बोला नहीं बेटा समोसे है, समोसे हाँ, बोलते हैं, तो उसने हाँ, और ज्यादा डबल जोर देके बोला नहीं पापा ये समोसी ही है। तो मैंने कहा हाँ, क्यों? तो बोलती है ये छोटे हैं आपको दिख नहीं रहा। हाँ, तो ये जो मतलब व्याकरण व्याकरण की दृष्टि से जो हमने गढ़ा है चीजों को, कि पुल्लिंग राइट, वाले शब्द जो होंगे वो हम्म, हमेशा बड़े, हमेशा हम्म, जो होंगे मौलिक, और हम्म, हमेशा ज्यादा महत्व वाले होंगे। और हम्म, जो स्त्रीलिंग के शब्द होंगे वो हम्म, आकार या उसमें गुणों के मामले में छोटे होंगे हम्म, और निर्भर होंगे। हम्म, जैसे चांदनी जो है अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन चांद जो है पुरुष लिंग शब्द है। तो हाँ, वो मतलब उससे निकला हुआ निर्भर। तो ये निर्भर हाँ, और जो दिखाने का एक चलन है भाषा में, हम्म, वो हो सकता है कि एक समय विशेष में विकसित हो गया हो हाँ, अनकॉन्शियस तरीके से, हम्म, लेकिन उसने हमारी जो सामाजिक व्यवहार की जो चेतना है हम्म, उसको गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। बड़ी भूमिका हम निभाई। अनजाने ही कहीं ना कहीं जेंडर हम्म, डिस्क्रिमिनेशन और इन चीजों को ढोते हम्म, रहते हैं भाषा हम्म, में। अब हम्म, मेरा पॉइंट इसमें यह था कि चूंकि भाषा एक ऐसी चीज है जिसे हम्म, समाज ने गढ़ा है ट्रू, संप्रेषण के लिए, हम्म, चूंकि समाज ने गढ़ा है इसको, तो हम्म, समाज ही इसको बदल भी सकता है। उसमें हम्म, ऐसे शब्द ला सकता है, ऐसी चीजें उसके अंदर डेवलप की जा सकती हैं जो समानता के आधार पे हो। हम्म, जैसे इंग्लिश में आजकल मैं देखता हूं कि उन्होंने हम्म, कुछ ज्यादा काम किया है। ओके, उन्होंने जेंडर न्यूट्रल वर्ड वहां पे बहुत पॉपुलर हुई है आजकल। अब हाँ, वहां पे चेयरमैन नहीं बोला जाता, चेयर हम्म, पर्सन बोला जाता है। हम्म, हम्म, या हम्म, मतलब इस तरह के वहां के शब्दों हम्म, शब्दों पे वहां काम हुआ है बहुत ज्यादा। तो मेरा यही पॉइंट था कि हिंदी में भी इन हम्म, शब्दों जेंडर न्यूट्रल शब्दों की खोज करना, उन्हें गढ़ना, हम्म, बनाना, ये हमारा ही काम है और हमें ही करना चाहिए। और मुझे लगता है बिल्कुल, शिक्षक से बेस्ट कोई नहीं है इस मामले में। कोई नहीं। और मुझे याद आ रहा है जब आप ये बता रहे थे कि हमने एक अंक में कृष्ण कुमार जी की किताब जो पढ़ी थी, चूड़ी बाजार में लड़की, तो अंत में उन्होंने भी यही कहा कि भाषा वैज्ञानिकों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे शब्दों की खोज करें, ऐसे शब्दों की पहचान करें जो इस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, और उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे लगता है
उसके आखिरी हिस्से में इस बात पर जिक्र किया था कि उपाय क्या है, जब इस पे वो लिख रहे थे। तो बिल्कुल सटीक आप कह रहे हैं कि इन छोटे-छोटे शब्दों पे भी गौर फरमाकर और इसको रिप्लेस करने से कुछ फ़र्क तो लाया ही जा सकता है। नहीं तो ये एक तरीके से लगता है गिवन, नेचुरलाइज़्ड कर दिया गया है कि ये तो है ही, ये तो ऐसा ही है टाइप का, है ना? जी, मनीष जी। बिल्कुल, ये जो इन्होंने औरत होने के मायने में ये लिखते हैं, मैं उसमें हाँ, इनका हाँ। मतलब पूरी चर्चा के बाद में इन्होंने ये लिखा है कि उनकी कही अंतिम पंक्ति न केवल मेरे दिमाग में हलचल पैदा की, बल्कि हुँ, वहां उपस्थित सभी लोगों को सोचने पर विवश कर दिया। हुँ, उन्होंने आगे कहा, हमारी सारी जिंदगी इन दो बातों के इर्द गिर्द घूमती है। हुँ, पहले सुना है कि सुन रही हो क्या, और दूसरी हुँ। माँ। हाँ, हाँ। मतलब एक महिला शिक्षक ने बड़ी हुँ, आसानी से की अपनी पूरी पीड़ा बयान की, और उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने उनसे सबसे अच्छी चीज मुझे इस किताब में एक और लगी आलोक जी की, कि हुँ। जैसे इसमें इन्होंने इनसे मीटिंग में बातचीत की, तो बाद में इन्होंने उनसे चर्चा भी की। तो हाँ। वो कहीं ना कहीं वो हमें अपने आप को वो चीज भी समझने की कोशिश दे रही है कि यार ऐसा क्यों है। हुँ, मतलब कहीं ना कहीं हम उसकी गहराई तक पहुंच पा रहे हैं। तो इन्होंने इसमें भी जैसे बाद में उनसे चर्चा की, और हुँ, बाद में जो इन्हें लगा वो कई जगह इन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया अलग तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं हुँ, आप यदि पढ़ोगे तो आपके अंदर वो चीजें चलने लगेंगी। मतलब जैसे हुँ, मैंने भी कई आर्टिकल ऐसे हैं कि अब मुझे लग रहा है मैंने ये पूरी किताब अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी है, अब शायद मैं स्कूल में जाऊंगा तो मेरा कई चीजों को देखने का नजरिया बदला हुँ, होगा। हुँ। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग जिस चैप्टर का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इन्होंने ये सवाल भी उठाए हैं। जैसे बस में, मेट्रो में रिज़र्वेशन लोग सवाल उठाने लगते हैं कि वैसे तो बराबरी की बात होती है, यहाँ क्यों रिज़र्वेशन चाहिए? इन सवालों को भी यहाँ पे इन्होंने डील किया है इस वाले चैप्टर में। बहुत खूबसूरती के साथ बिना बिल्कुल। कोई पक्ष लिए इनफैक्ट। और इनफैक्ट ये सवाल भी अच्छा कि आप बाकी जगहों पे तो पढ़ लिख गए और पोजीशंस ले रहे हो, लेकिन जब मामला पब्लिक डिस्कोर्स का है तो वहाँ न्यूट्रल सिचुएशंस लेकर के आप एक तरीके से विवादों में आने से या कोई पक्ष लेने से बच जाते हो, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसको ये वहीं पे नहीं छोड़ते हैं, फिर आगे एक्सप्लोर भी करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्या है। और वो बाद में आपने जो आखिरी पंक्ति बताया था कि हमारा जीवन तो इन 2 शब्दों के आसपास सिमट कर रह जाता है, तो कैसे पब्लिक उसमें पोजीशंस लें, या उसके लिए वो वक़्त कहाँ है, या उसके लिए वो सहूलियत कहाँ है। तो बहुत सलीके से मतलब सभी तरह के डिस्कोर्स जो हमारे परिवार में या पब्लिक लाइफ में चलता रहता है, उसको डील किया गया है एक तरीके से, है ना? बिल्कुल। और क्लासरूम के अनुभव के अलावा जैसे ये वाला जो चैप्टर है शिक्षा का अर्थ, तो यहाँ पे एक तरीके से ये सीधे उन तमाम बड़े दार्शनिकों से, समाजशास्त्रियों से जो इस प्रश्न पर विचार करते हैं, उस एक तरीके से मतलब उनके क्षेत्र में जाकर के कदम रखते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ कहते हैं कि हम भी इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। क्यों यह प्रश्न सिर्फ दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के लिए रहे? इनफैक्ट शिक्षक ही वो पहला व्यक्ति होना चाहिए जिसे इस प्रश्न पर खूब विचार करना चाहिए। और कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है। मैं यहाँ से कुछ पंक्ति पढ़ना चाहूँगा कि क्या मानव जीवन का लक्ष्य चल रही व्यवस्था में जगह बनाना मात्र है? इसमें स्वयं उसकी इच्छा, क्षमता, रचनात्मकता और विकास के अवसर के लिए क्या कोई जगह है? तो बहुत बखूबी से मुझे लगता है कि इस तरीके के सवालों से जब कोई जूझता है, तो उसमें जूझने का एक बेहतर तरीका यही है कि और बेहतर सवाल पूछना, जो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, कि इसमें स्वयं उसकी इच्छा, क्षमता, रचनात्मकता और विकास के अवसर के लिए क्या कोई जगह है? अ, तो ऐसे मुद्दों को भी मतलब ये सिर्फ जैसा कि हम मान के चलते हैं कि अगर टीचर ने लिखा है तो भाई क्लास में पढ़ाते कैसे हैं, वो पेडागोजी पे लिख देगा, एक्टिविटी कौन-सा करवाया है उस पे लिख देगा। लेकिन मामला सिर्फ वहाँ तक नहीं है, ये किताब बड़े सवालों से भी बहुत ही मजबूती से जूझता है। उस पे अपना एक स्टेटमेंट, अपना एक वक्तव्य रखता है। मनीष जी। बिल्कुल, इसमें एक चीज और जो मैंने मतलब आलोक जी को जैसे मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, हुँ, तो एक चीज और इसमें मुझे जो उनकी दिखाई दी, इसमें मतलब हर चीज को उन्होंने नकारा नहीं है। जैसे उन्होंने हुँ, चाहे वो राष्ट्रीय अपनी पाठ्यक्रम एनसीएफ रहा हो, हुँ, एजुकेशन पॉलिसी रही हो, उन्होंने ये स्वीकार किया कि इनमें भी अच्छाइयां आई हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाई। हुँ, मतलब उस चीज का प्रैक्टिकल क्लासरूम में या जहां जरूरत होना चाहिए वो हुँ, नहीं हो पा रहा है। हुँ, और उन्होंने इस चीज को हर जगह प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हाईलाइट किया है इसमें। हुँ, हुँ, मतलब कमियां भी दिखाई और ये भी दिखाया कि हाँ, सब कुछ जहां सही है वो भी जिस जगह जीरो लेवल ग्राउंड लेवल पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। नहीं जैसे हो इसी पाया। में जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, इसी में लास्ट में वो लिखते हैं
कि शिक्षा जैसे नितांत जरूरी मुद्दे पर भी हमारे देश में गहरी सरकारी उदासीनता दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप निजी स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खस्ताहाली और छवि धूमिल होने से भी लोग अपने बच्चों को, ये बताओ, इन्होंने पूरा एक डिस्कोर्स लिखा हुआ है, और इसके पहले उन्होंने जबकि वो जिक्र किया था कि एजुकेशन पॉलिसी और ये सब चीजें अपना काम कर रही हैं, लेकिन वही ग्राउंड लेवल पर हम उसको नहीं पहुंचा पाए हैं। जहां जरूरत है, जहां काम होना चाहिए, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, और इसलिए अभी भी ये चीजें हमें दिखाई दे रही है हमारे समाज में। वेरी नाइस। एक आलोक हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा मन करता है उनसे पूछ लें। इसी वाले चैप्टर में और कई जगह रेफरेंस में आया है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लेकर के, जो एक तरीके से भारत में सपना रहा तमाम शिक्षा नीतियों का। तो आलोक, अभी भी लगता है आपको कि कुछ कहीं कोई संभावनाएं बची हुई? संभावनाएं तो देखो मुरारी हमेशा होती हैं, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चूंकि जनता बहुत मायने रखती है, लोग बहुत मायने रखते हैं, और लोगों की चेतना जब भी उस तरफ मुड़ेगी, अभी मुझे लगता है कि अभी उस स्तर पे नहीं है हम लोगों की चेतना, हम नहीं समझ पा रहे उन चीजों के महत्व को, लेकिन कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा आता है समय का कि जहां उसकी अहमियत बड़े व्यापक फलक पे लोगों के पास उतर जाती है, लोगों के दिमाग में, तो वहां वो चीज आएगी। और ऐसा नहीं है कि पहले आई नहीं है, अगर आई नहीं होती तो हमारी संसद में बाकायदा पारित है 86 का शिक्षा नीति, जो है हमारी नई शिक्षा नीति उस समय कहलाती थी, जिसमें कॉमन स्कूल सिस्टम को लेके बात बहुत मजबूत तरीके से की गई थी। और अगर संसद ने उसको पारित किया है तो इसका मतलब है कि हमारी पार्लियामेंट्री प्रतिबद्धता है उसके प्रति। हालांकि नई शिक्षा नीति जो अभी आई है 2020, उसमें एक तरह से उस पर चुप्पी साध ली गई है, तो ये दिखता है कि अभी उस पर शायद उस तरफ बढ़ने को हम लोग तैयार नहीं है, हमारी सरकारें तैयार नहीं है, लेकिन समाज में और ऐसे लोग बहुत बड़ी मात्रा में है जो इसका महत्व समझते हैं। दुनिया का आदर्श हमारे सामने है, बहुत सारे देशों का, जहां पर उन्होंने पब्लिक स्कूल सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो बहुत आगे जा पाए उसके थ्रू। और मेरा अभी भी बहुत स्ट्रांग मानना है कि जितनी ज्यादा शिक्षा में परतें होंगी, वो हमारे समाज को उतना ही विषमतापूर्ण बनाएंगी। और कहीं ना कहीं चूंकि हमारा समाज विषम है, इसीलिए शिक्षा में भी वो परतें दिखाई देती हैं, तो दो तरफा है ये मामला। तो जब भी चेतना के उस स्तर पे हम पहुंचेंगे, और जाहिर सी बात है कि हम अपने आप नहीं पहुंच जाएंगे, उसके लिए बहुत सारे सामाजिक समूहों को, लोगों को, शिक्षकों को, संगठनों को काम करना होगा। तो जरूर वो एक ऐसा सपना है जो आजादी की लड़ाई का सपना है, तो सपना तो धूमिल नहीं होगा, वो चलेगा, और वो कभी ना कभी आएगा जमीन पर। उम्मीदें तो हमेशा रखी ही जा सकती है, सही कहा आपने। और ये सही बात है, मतलब कई देशों में, खास करके अमेरिका में मैंने देखा, करीब करीब कहा जा सकता है कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम ही है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। वहाँ फर्क डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के है। अमीर डिस्ट्रिक्ट्स के पास अमीर स्कूल है, वहाँ पे जो गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे गरीब मतलब स्कूल है। तो एक तरीके से रीजनल वेरिएशन है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो नेता का बेटा हो या ब्यूरोक्रेट्स का या कोई आम आदमी का, वो सब एक ही स्कूल में पढ़ता है। तो एक अलग तरीके से वेरिएशन है। और यूरोप के कई देशों में, खास करके जैसे जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं, पूरी तरीके से कॉमन स्कूल सिस्टम ही वहाँ पे चल रहा है। तो आप सही कह रहे हैं। हमारे देश में भी एक बार बहुत शानदार प्रयास, जब बिहार में 2005 में नीतीश जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो अनिल सदगोपाल, वहाँ पे एक मदन मोहन झा, इन सब 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, और वो बहुत उत्साह में थे कि कम से कम वो बिहार में ऐसा कुछ करेंगे। कमेटी ने बहुत खूबसूरत दस्तावेज लिखा, करीब 400-500 पन्ने का है, कॉमन स्कूल सिस्टम पे, कि कैसे लागू किया जा सकता है। लेकिन उस रिपोर्ट पे फिर माना जाता है कि वहाँ की सरकार ने कोई अंतिम बिंदु पे जाके वो अटक गया मामला, ब्यूरोक्रेटिक। हाँ, फिर वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो सही आप कह रहे हैं, उम्मीद तो रखी ही जा सकती है कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और खास करके एक वक्त ऐसा था जब लोग मान चुके थे कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको अब नहीं लागू किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये वापस आ रहा है, ये तो मुझे लगता है कि असंभव का संभव होने जैसा है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम को भी ऐसा माना जा सकता है कि कभी संभव हो सकता है। बिल्कुल। हम लोग इस वाले चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि ये किताब का भी शीर्षक है, हाँ, बच्चे मशीन नहीं, है ना? मुरारी, तुम्हारी आवाज भी थोड़ी सी अटक गई है। बिल्कुल, इसी चैप्टर का जिक्र करना चाह रहा था मैं भी।
जी, जी। इसमें आलोक जी ने मतलब मुझे इस चैप्टर पढ़ने के बाद मैं सोचता रहा, यार मैं इतने वर्षों से स्कूल में जा रहा हूँ, ये चीज मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। मतलब जैसे वही बच्चे का ड्राइंग का पीरियड है और मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि जस्ट मैथ शुरू कर दे तुरंत, अपना सब्जेक्ट कोई दूसरा पीरियड शुरू कर दे। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात उन्होंने सोचने पर मजबूर की कि बच्चे को हम एक सिस्टम में बांट रखा है। प्रशासनिक बेल बजी, अब आपका ये पीरियड है, इसकी किताब बंद करो, इसको पढ़ना शुरू करो। हालांकि इसका विकल्प के रूप में कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बात गहरी है अगर इसे गहराई सोचा जाए तो। और इसमें उदाहरण कितना बढ़िया दिया हुआ है कि 100% अटेंडेंस के प्रति जो एक तरीके से जिद है, हाँ, वो कितना अव्यवहारिक है। मतलब वो भी बच्चा एक इंसान है, सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, बीमार हो सकता है, गांव जाना पड़ सकता है। तो इसको एक आइडियल के रूप में एस्टेब्लिश करने की जो जिद है वो बहुत अच्छी नहीं है ना। और शुरुआती लाइन कितना अच्छा है कि अच्छे विचार, व्यवहार या उदाहरण के रूप में प्रचलित कुछ बातों के हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि कभी न तो उन पर प्रश्न उठाते हैं और न ही अलग ढंग से सोच पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पंक्ति है ना। यही बात जैसे बाद में उदाहरण दिया गया कि 100% बच्चे मतलब 100% अटेंडेंस हो, इसको इतना आइडियल माना जाता है कि कहीं से किसी के मन में सवाल ही नहीं आएगा कि यार जरा रुक करके सोचें। और जो उदाहरण दिया गया कि 1200 या 2000 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ऐसे थे जो जिनका 100% अटेंडेंस था। और कैसे उसको देखा गया कि उसकी बहुत वाहवाही किए जाने की जरूरत नहीं है उन बच्चों की, क्योंकि ऐसे कई बच्चे होंगे जो तमाम वजहों से जो आना चाहते हैं और नहीं आ पाए होंगे, जो कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता की वजह से भी ऐसा संभव हो सकता है। तो एक व्यवहारिक सच्चाई को स्वीकार कर लेना, है ना, कितना जरूरी है। जी। इसी में उन्होंने इस चीज को जो उदाहरण दिया उसमें जस्ट आगे लिखा हुआ है कि उन्हें भी तो पारिवारिक सामाजिक आयोजनों और दुख सुख में सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा होने पर भी अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनेंगे। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो हर चीज में ये भी हाईलाइट कर रहा है कि समाज का भी उतना ही रोल है जितना स्कूल का है। तो हम ऐसा ना हो कि उन चीजों से काट दें बच्चों को अपने वही 100% अटेंडेंस के चक्कर में। बिल्कुल। और उसके बाद लगातार 2-3 लेख उसी के आसपास है। जैसे ये बच्चे कोरे कागज नहीं है, ये बहुत ही क्लासिक डिबेट जो है एजुकेशन में, जहाँ पे एक धारा मान के चलता है कि उन्हें कुछ नहीं आता है, सब कुछ हम बताएंगे। आप क्लासरूम को अगर गौर से देखेंगे या परिवारों को भी, तो बड़ी संख्या ऐसे ही लोगों की है कि इन्हें सब कुछ हम सिखाएंगे, है ना, इन्हें कुछ आता नहीं है। यहाँ पे और एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा जी जी कि जब हम अक्सर इस तरह के लेख पढ़ते हैं तो मैंने कई लोगों को पढ़ा है जो भाषा की शुद्धता पे अनावश्यक बोझ डालते रहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट शुरुआत में भी जैसा कि मनीष भाई ने भी कहा और कि भाषा सहज है, अर्थात बोलचाल की भाषा है। उस वक्त जो मन में आ रहा है एग्जैक्टली उसको वैसे का वैसा ही लिख दीजिए तो संवाद स्थापित हो जाएगा पढ़ने वाले के साथ। तो वो चीज आलोक भाई ने बहुत खूबसूरती से किया है। जैसे कि मैं अक्सर पढ़ रहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, तो कई जगह पर वो सिस्टम भी लिख रहे हैं, कहीं पर वो व्यवस्था भी लिख रहे हैं। तो चलेगा वो, क्योंकि उस वक्त वही मन में आया हुआ, तो उसको रुक करके अनावश्यक लगाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी, आपकी आवाज जो है भाषा की जकड़बंदी मेरे ख्याल से वो माध्यम में सहज होकर के अपनी अभिव्यक्ति दे सकते। बिल्कुल। चंदन जी, आपकी आवाज कटने लगी है ना? मेरे ख्याल से बात पहुंच गई होगी। हाँ, बिल्कुल। अब एकदम स्पष्टता से आई। बिल्कुल, ये जो आपने भाषा की जिक्र किया, ये मैं भी कई जगह ट्रेंड के रूप में देखता हूँ कि भाषा हमारी कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने आप में भाषा को ही एक नया देवता बना के प्रस्तुत कर देते हैं कि नहीं ऐसा ही हो, तो वो फिर दिक्कत देता है। हर कोई लिख नहीं सकता। फिर अगर भाषा का एक हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे तो फिर हर व्यक्ति लिख ही नहीं पाएगा। सही कह रहे हैं, फिर वो कठिन हो जाता है।
हर तो व्यक्ति यहाँ अपनी देख अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाएगा, रख पाए, जैसे भी हाँ रख पाए। हाँ हाँ इसको मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता था। कहीं भी बातचीत ऐसे होती थी कि जो लोग क्या उसको कहेंगे, मतलब भाषा के मामले में प्योरिस्ट जो है हाँ कि बिल्कुल ऐसा ही उच्चारण होना चाहिए, ऐसे ही वाक्य रचना होना चाहिए, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ज्ञान की परंपरा में ये सब किले बनाए हुए हैं, है ना, और वो नहीं चाहते हैं कि इस किले में आ, आम लोग भी दाखिल हो सके। अब खास करके आप लॉ के फील्ड को देखिए, मेडिसिन के फील्ड को देखिए, उन लोगों ने क्या किया है, भाषा के जरिए किला बना लिया है कि नहीं, तुम आम लोगों की दुनिया से हम बाहर रहेंगे, हम जो बात करेंगे वो तुम नहीं समझ सकते हो, है ना। तो ये किलाबंदी है। एक तो जो लोग इस तरीके के प्योरिस्ट अप्रोच को अपनाते हैं, है ना, और एक तरीके से वो काटना है, दूर करना है हम लोगों पे कि हमारा प्रिविलेज है, तुम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो वो सभी लोग जो ज्ञान की कठिन बातों को भी सहज भाषा में लिख कर आम लोगों की भाषा में अभिव्यक्त कर पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, तो वो एक तरीके से उस किला को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। सोशल साइंसेज में धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो बाकी फील्ड है वहां तो ये कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मेडिसिन के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, वहां वो किलेबंदी अभी भी बहुत मजबूत है मेरे ख्याल से। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, बिल्कुल सही कहा मुरारी आपने, और मनीष जी ने भी सही बात कही कि एक्चुअली सहजता जो है, भाषा की सहजता आदमी को जोड़ती है। और हम्म यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आदमी न केवल जुड़ता है पाठक के साथ, और अपनी बात को सहजता के साथ उसको, उसकी हम्म पीड़ा को, उसकी सहजता को महसूस करता है। और हम्म मुझे लगता है कि रमेश दवे की एक किताब है, मैं इस हम्म तरह नहीं पढ़ूंगी। हम्म, बड़ी खूबसूरत किताब है। अरे वाह। बच्ची कहती है कि मैं इस तरह नहीं पढ़ूंगी। हाँ। वो ऑब्जेक्शन करती है कि आप जिस तरीके से पैट्रियार्की के साथ, जैसे अभी अभी हम्म काफी खूबसूरत बात आलोक जी ने कही थी एक्चुअली, जिस हम्म तरह का फेमिनिज्म, जिस तरह का जेंडर के साथ भेदभाव आता है, और हम्म वो आज हमारे आप हमारे सिस्टम में इस कदर रचा पचा है, और हम्म उसको ब्रेक करने की कोशिशें हालांकि हो रही हैं, लेकिन अभी नाकाफी है। उसको हम्म लेकर के बहुत जरूरी है। हम्म उसमें लड़की कहती है कि मैं इस तरह नहीं पढ़ूंगी जिस तरह आप हम्म पढ़ाते हैं। हम्म इसी के चलते शायद ये मुहावरा, ये जो हमारा फ्रेज आया कि हम्म बच्चा अगर मेरे तरीके से नहीं सीख सकता तो मुझे चाहिए कि मैं बच्चे की तरह राइट। से सिखाऊं। हाँ तो हाँ। उसको लेकर के मुझे लगता है कि आलोक जी के अंदर का बच्चा, हम्म जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था एक्चुअली, जो जो हम्म उन्होंने उस भूमिका में कहा कि हम्म आलोक जी के अंदर का बच्चा अभी जिंदा है। हम्म राइटर के अंदर का बच्चा अगर जिंदा है, वही बच्चा, वही राइटर एक्चुअली बच्चे के बारे में जान सकता है, समझ सकता है, उसको अवलोकित कर सकता है, हम्म उसको शार्पली ऑब्जर्व कर सकता है। चाल ढाल, कहना सुनना, हम्म छोटे छोटे शब्दों पर, हम्म समोसा समोसी, वरना मजाक में टाल देते हैं, है ना। लेकिन हम्म नहीं, वो जो बातचीत का जो डिस्कोर्स हो रहा है घर में, उसको हम्म लेकर के उन्होंने अपने हम्म घर के अंदर जो कल्चर को बिल्डअप करना, हम्म कि बेटा ये जो समोसी जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं जो हम्म हमारे हमारे अंदर रोपे जा रहे हैं बिना देखे समझे। वो हम्म तो ये भाषा ही है जिसके हम्म तहत वो चीजें मेरे ख्याल है करती हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि आलोक जी रिफ्लेक्ट करना, जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं उन छोटी छोटी घटनाओं को हम्म कहानी की तरह से, है ना, हम्म कहानी को ऐसे कहानी की तरह से जो कि थोपी हुई नहीं लगती। हम्म लगता है कि अरे वाह, ये तो हम्म वो मोमेंट है जो कि मेरे से गुजरे। अभी मनीष जी कह रहे थे कि मैंने भी देखा है इस तरह को, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो हम हम्म सबके साथ होता है ऐसा एक्चुअली। तो आलोक जी उन चीजों को पकड़ के कविता का विषय बनाना, कहानी का विषय बनाना, उसे एक छोटी सी घटना को एक हम्म विस्तार देना, ये हम्म मेरे ख्याल है एक जागरूक लेखक का, हम्म सचेत लेखक का एक बहुत बड़ा काम है। और मेरे हम्म ख्याल है बड़ी मुस्तैदी के साथ, हम्म मेरे ख्याल है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुस्तैदी के साथ हम्म आलोक जी इस काम को कर रहे हैं। हम्म। तो बहुत बहुत शानदार अशोक जी आपने शेयर किया। वो जो छोटी घटना से मुझे जिक्र आया, जब ये स्कूटर पे अपनी बच्ची को ले जा रहे थे और बच्ची ने कहा कि ये लाल बस के पास से जब गुजरते हैं तो गर्मी ज्यादा लगने लगती है, और तब उस पे उन्होंने कैसे उस डिस्कोर्स को बताया है कि
कैसे मतलब लोग अपनी सुविधा की वजह से दूसरों के ऊपर गर्मी को इम्पोज कर देते हैं, और इसी का जिक्र करते हुए और ये बताते हैं कि इस तरीके से तो उन्होंने एसी लगाने या नहीं लगाने के निर्णय के बारे में तो सोचा ही नहीं था पहले कभी। तो दैट्स वेरी ट्रू, बहुत खूबसूरत। बच्चों पे जो ये लिख रहे हैं उसमें से मैं 2-3 लाइन पढ़ना चाहूंगा, पेज 76 पे है, जो क्लासिक बिहेवियरिस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टिविस्ट जो डिबेट है, जिसमें ये कंस्ट्रक्टिविस्ट का साइड लेते हैं कि बच्चों को बच्चा तो समझा जाना चाहिए, पर बच्चे का मतलब अनारी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें हमें अपने परिवेश की जीवंत सामाजिक सांस्कृतिक इकाई मानकर आगे बढ़ना होगा। एक ऐसी इकाई जो अपने अवलोकन, अवसरों के दोहन, गलतियों और प्रयासों से निरंतर सीखती है। सीखने की यह प्रक्रिया समता, स्वतंत्रता से पूर्ण वातावरण में संपन्न की जानी चाहिए। आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों से लैस इकाइयां ही न्याय और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक समष्टि का निर्माण करेंगी, जो कि अभी तक विषमता, वर्चस्व और अन्याय पर टिकी हुई है। तो बहुत पावरफुल तरीके से बच्चों के एजेंसी के ये पक्षधर हैं, जो कई लेखों में अलग अलग तरीके से सामने आता है, जिसमें बच्चे और राजनीति वाला लेख भी है, और एक तरीके से वकालत करते हैं कि चूंकि इंफॉर्मेशन का एक ऐसा दौर है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन तक बच्चों का पहुंच है, वो नेताओं को पहचानने लगे हैं, उनके बारे में बातचीत करने लगे हैं, कई देशों में वोट डालने का उम्र घटाया गया है, तो क्यों ना उनको ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व या उस प्रक्रिया में शामिल करने का कुछ प्रयास शुरू। तो बहुत सारे इस तरीके के लेख हैं, एक से बढ़कर एक, कई अलग अलग आयामों को टच करता है। मनीष जी, मैं मानता हूँ आपने जरूर कुछ शानदार पैराग्राफ और चैप्टर आइडेंटिफाई किया होगा, जो चूंकि हम टाइम को इस तरीके से बढ़ रहे हैं, किसी भी किताब को हम कभी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, और मैं मानता हूँ कि वो अच्छा ही रहता है, ताकि जो लोग हमें सुनते हैं वो किताब खरीदें और पूरा पढ़ें। और चूंकि टीचर ने किताब लिखी है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ें, जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और कभी बाद में भी देखेंगे। तो बिल्कुल सर। आप उसको हाँ, अब आइडेंटिफाई कर लीजिए। कुछ आ, चैप्टर जो हमारे निकले मैं उनमें से ही जिक्र करना चाह रहा था, लेकिन हमारा हाँ जिक्र हाँ हो गया तो मैं पूरा हाँ नहीं पढ़ना चाहूंगा। हाँ लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, मैं मुझे लग रहा है उसमें हमारी बातें आ जा रही हैं काफी समरी के रूप में। हाँ जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो भाषा की बात की थी, तो मैं इसमें देख रहा था एक हाँ। रूपेश जी ने लिखा हुआ है, रूपेंद्र जी ने, कि इन्हीं कारणों से मैंने अपना लेखन रोक दिया था। तो अच्छा। अचानक से मुझे लगा मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि ये बिल्कुल हाँ सच है। हम हाँ इस शुद्धता के चक्कर में अपने आप को कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाँ हाँ और जबकि वो, मतलब जैसे आपने लॉ का जिक्र किया, लॉ तो एक ऐसा माया जाल बना रखा है लैंग्वेज का, कि हाँ बड़े से बड़ा, मतलब शशि थरूर जी जैसा विद्वान भी हो सकता है किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना पढ़ पाए। हाँ। और मतलब इतना उस बड़ा माया जाल बना रखा है उसको, वो सरल भाषा में लिख ही नहीं सकते। वो सब ज्ञान की किलाएं हैं, एकदम हाँ, किला बनाया हुआ बिल्कुल। तो है। इसी प्रकार ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं हम्म मतलब लोगों को रोकने का काम करती है, खास करके हम्म शुद्धता वाली बात जो है। हम्म तो इसमें मैं अभी और चलते हैं, मैं लास्ट में एक चैप्टर के रूप में जिक्र करूंगा। अब जो मेरा पैराग्राफ मैंने पढ़ने के लिए सोच रखा था, वो हम्म लास्ट में इतिहास के ऊपर, क्योंकि हम्म उसने भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल छोड़े, जो तरीका आलोक जी ने जिक्र किया है। तो हम्म उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, तब तक बीच में और डिस्कशन कर सकते हैं हम। हम्म। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आगे ये पढ़ेंगे उसको। शुद्धतावाद वाले पे एक पंक्ति हाँ याद आई मुरारी मुझे। हाँ मैं हाँ। किसी से बात कर रहा था, हम्म कोई बड़े लेखक थे, हम्म तो उन्होंने मेरे से छूटते कहा कि आलोक, कभी ध्यान देना, हम्म जो एक लिमिट से ज्यादा बहुत शुद्धता के आग्रही होते हैं भाषा में, हम्म। वो निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में भी बड़े संकीर्ण लोग होते हैं। हाँ, और सही। ज्यादा और गहराई से एक्सप्लोर करना, कभी वो हाँ। सांप्रदायिक भी बहुत होते हैं। ओह तो माय गॉड, मैंने सच अच्छा। में सोचा ऐसे लोगों के हाँ, बारे में। और अच्छा। हकीकत बता रहा हूं तुम्हें, मैंने जिन हाँ। जिन के बारे में मेरे मन में धारणा थी, और हम्म उनके बारे में जब मैंने सोचा, तो मैं हम्म। निष्कर्ष में उसी पहुंचा कि बिल्कुल वो सही कह हाँ, रहे हैं, कि वो अपने सही निजी कह रहे जीवन में बहुत हो। ये संकीर्ण नया होते हैं। आयाम है, ये जो आपने जोड़ा कि सांप्रदायिक भी होते हैं। अब सही कह रहे हो, अगर मैं एक दो लोगों को याद कर पा रहा हूँ तो आप सही, ये फॉर्मूला जैसा दे, मतलब फिट बैठ रहा है। हाँ। अच्छा, मैं मतलब आखिरी हिस्से में भी इस वाले पे जरूर पढ़ना चाहूंगा। ये एक बड़ी समस्या है, कई बार जब हम शिक्षक साथियों के बीच में होते हैं, कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, जहां बच्चे और टीचर के बीच में कुछ नोक-झोंक हो गया, कई बार मारपीट की घटनाएं हो जाती है। कई बार हम कहना चाहते हैं, लेकिन आपने उसको बहुत ही बखूबी
इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चे निम्न आय वर्ग से आते हैं। इनफैक्ट एक मैं मान के चलता हूँ कि इस तरीके की घटनाओं का ये विश्लेषण है। जब कहीं टीचर कहते हैं कि बच्चे सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इस किताब में है कि कहीं ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है कि हम भी बच्चों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो जनरली लौटा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो लौटा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं सम्मान तो वो भी नहीं कर रहे हैं सम्मान। लेकिन इसका ये जो एक विश्लेषण है, ये बड़ा मुझे खूबसूरत लगा अ, कि कुछ शिक्षकों को मैंने यह शिकायत करते हुए पाया है कि बच्चे और उनके अभिभावक हमें पर्याप्त सम्मान नहीं देते। वस्तुतः यह शिक्षक के रूप में हमें अपने ऊपर ही सोचने को विवश करता है। वास्तव में बच्चे हमें वही लौटाते हैं जो हमसे प्राप्त करते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चे निम्न आय वर्ग से आते हैं, जबकि अमूमन शिक्षक मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से होते हैं। यह वर्गीय अंतर शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि व जीवन संघर्षों में कई बार अनभिज्ञ बनाती है। यदि शिक्षक संवेदनशील तरीके से इस अंतर को अपने बात व्यवहार से न पाटे, तो कक्षा में यह तनाव व असहजता का कारण बन जाता है। हमारे बहुत से बच्चे घर पर अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाते, पार्ट टाइम जॉब करते और कई तरह की दुश्वारियों का सामना करते हुए जीवन जीते हैं। उनसे अन्य बच्चों की तरह ही होमवर्क करके लाने, पाठ याद कर लेने, कक्षा में तत्पर बने रहने की अपेक्षा कभी-कभी गलत होती है। बहुत बार जाने अनजाने हम शिक्षक अपने वर्गीय समझ की सीमा के वशीभूत हो उनके जीवन स्तर, बोली भाषा व संस्कृति की अवहेलना, उपेक्षा या फिर उनका उपहास कर देते हैं, जो उनमें हीन भावना, प्रतिरोध व जुड़ावहीनता को जन्म देती है। शिक्षकों को बहुत संवेदनशील तरीके से विद्यार्थियों से पेश आना जरूरी है। उन्हें उनके नाम से और सम्मान पूर्वक बुलाने भर से वे शिक्षक के प्रति सहज हो जाते हैं। ये कितना खूबसूरत लाइन है। उन्हें उनके नाम से और सम्मान पूर्वक बुलाने भर से वे शिक्षक के प्रति सहज हो जाते हैं। आगे है कि कुछ शिक्षकों को मैंने मध्याह्न भोजन देते समय बच्चों के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आते देखा है, जैसे उन्हें झुंड में हाँकना, ज्यादा या दोबारा मांग लेने पर अपमानित करना, लगातार टिप्पणियां करना आदि। हमें यह समझना होगा कि समावेशी, सम्मान आधारित, पोषण युक्त, गुणवत्तापूर्ण माहौल बच्चों का अधिकार और हमारा उत्तरदायित्व है। यह उनके सशक्तिकरण का भी मामला है। ये जो एक पैराग्राफ है, ये जो एक तरीके से आप मान के चलेंगे, किसी भी स्कूल में चले जाएं, कहीं भी 5 शिक्षक बैठ करके बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत सशक्त विश्लेषण करता है कि अब टीचर के बारे में नहीं सोचते हो, टीचर सिक्योर नहीं है, ये तमाम बातें। मैं इससे कहीं न कहीं सहमत हो रहा हूँ जो आलोक जी ने लिखा है कि बच्चों को तो भाई थोड़ा-सा सम्मान, उनका नाम से बुला लिया, उनके परिस्थितियों के प्रति थोड़ी-सी समझ दिखाने की कोशिश की, तो उसी से काम चल जाता है। मनीष जी, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसी में जैसे हुँ, जो आलोक जी ने जिक्र किया, इसमें एक उदाहरण भी दिया है, वो उदाहरण मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, तो मैं उससे अपने को, वो जो बच्चे के नहाने वाला, हाँ, तो इसमें मेरी सिर्फ, हाँ, मतलब मैं पूरी सही घटना में में एक चीज वो को हाईलाइट कितना करूंगा मार्मिक उदाहरण। हाँ, हाँ, क्योंकि उसका मैं, आप मेरे ज़िक्र कर पेरेंट दीजिए। स्कूल में भी ये अक्सर समस्या रही है। तो हाँ, मैं भी शुरू में ये चीज समझ नहीं पाया था, लेकिन जब मैं हाँ, वही उनसे जुड़ा तो मुझे लगा यार कि ये क्या जरूरी है। मतलब ये हाँ, भी वही हाँ, भाषाई शुद्धता वाली बात हो गई, ठीक है जैसा भी है, हाँ, हम बच्चे को पढ़ाने पे फोकस कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें आलोक जी ने, जो मैं बस एक ही लाइन पढ़ूंगा उनकी, हाँ, कि जब बच्चा कहता है और इन्हें पता चलता है, तो ये कहते हाँ, हैं, उनकी बातें सुनकर कक्षा हुँ, में किए गए व्यवहार के लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। हुँ, हुँ, तो बाकी में वो कहीं ना कहीं हमें, मतलब और ज्यादा मानवीय बनाने की कोशिश करती हैं ऐसी घटनाएं। और जब हुँ, हम इस प्रकार के होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम हर चीज की तरफ अपने आप ही सोचने लगते हैं, हमारा बिल्कुल, नजरिया अपने आप ही चेंज होने लगता है। तो हुँ, ये बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन एक बार मेरे साथ हुआ है, मतलब एक और हुँ, संदर्भ में भी हुआ। तो कई बार हुँ, खुद से ही गिल्टी फील होती है कि यार हमें नहीं बोलना चाहिए था बच्चे से ऐसा, हुँ, जबकि हुँ, वो आम प्रोसेस में हमारी, हम अक्सर बोलते हैं। हुँ, तो हमें वही बच्चों से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें उनकी भाषा को, उनके स्तर हुँ। को तो पूरी तरह से समझना ही पड़ेगा। अब तो देखिए यही पावर होता है साहित्य की, शिक्षा साहित्य की। अब इसको पढ़ लेने के बाद हमें लगता है कि यार मतलब ये तो हमारे साथ भी होता है ऐसा सिचुएशन। ये तो बहुत अलग तरीके से देखना सोचना सिखाता है हमें। बिल्कुल। तो बहुत पावरफुल इसीलिए है कि हर टीचर को अपने ऐसे अनुभवों को लिखना चाहिए, साझा करना चाहिए। आलोक जी ने जो इसमें लिखा है, इसको बहुत व्यापक तरीके से, जो फराह फारूकी मैम की किताब है, एक स्कूल मैनेजर मैनेजर की डायरी, उस किताब में मान के चलिए कि उसका 1/4 हिस्सा इसी बात पे है कि कैसे बच्चों के परिवेश को समझने पर हम ज़्यादा जोर लगाएँ, और बहुत सारी परिवेश को की जो रूपरेखा है उसको उस किताब में वर्णित किया गया है।
और आलोक जी ने भी इसको यहाँ पे टच किया। मुरारी भाई, बहुत गुलाब सर का हैंड रेज है, हाँ हाँ तो हाँ मैं जी चाहूंगा कि वो जी अनम्यूट करें खुद को और अपनी जी बात रखें। जी हेलो। जी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस आयोजन में शामिल करने के लिए सभी आयोजक साथियों का शुक्रिया। मैं लगातार सुन रहा हूँ, बीच में एक फोन आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन इस पुस्तक पर बहुत ही अच्छी चर्चा। मैं इसमें मेरी तस्वीर नहीं आ रही है, इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि ये मोबाइल से कर रहा हूँ मैं, और वीडियो वाला ना ऑप्शन हो नहीं, कोई बात आवाज नहीं सर जी। नहीं होगी शायद। हाँ तो बहुत ही गंभीर चर्चा और हो रही है इस पर। लगातार मैंने सुना शैलेंद्र सर और तमाम जितने बीच में साथियों ने अपनी अपनी टिप्पणियां की, इस पुस्तक पर पूरी तरह से केंद्रित होते हुए इसके अलग अलग जो पहलू हैं उन पर चर्चा की। और सारा का सारा जो विमर्श है इस पुस्तक में, वो बच्चे के बीच का है, और हम किस तरह से अभी भी जो सामंती मानसिकता है वो शिक्षकों पर हावी है। इसमें डिटेंशन वाले में जो, हालांकि और भी इतिहास वाला मैं चर्चा करना चाह रहा था, उस पर किसी ने बोला कि मैं उस पर वो करेंगे चर्चा उस, लेकिन ये जो नो डिटेंशन पे आमतौर पर जो टीचर्स का रवैया देखने को मिलता है ना, वो सारा ये रहता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से शिक्षा तबाह हो गई और बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जबकि अपनी तरफ नहीं हम देखते हैं कि हम नहीं पढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से उतना अच्छा परिणाम नहीं आया जिसकी अपेक्षा की जाती थी। बच्चों नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी, उसकी वजह से बच्चे स्कूल में आए, उन्होंने सीखा, भले ही वो हमारे जो मापदंड है उत्तीर्ण करने के उन पर खरे उतरे, लेकिन फिर भी एक हद तक कुछ बच्चे निश्चित रूप से उसमें मेन स्ट्रीम भी हुए। लेकिन ये आरोप लगा देना कि बच्चे नो डिटेंशन पॉलिसी थी इसलिए बच्चे नहीं पढ़े, बल्कि उल्टी बात है कई बार तो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ाया, से नहीं पढ़ाया, उस तरह से हमने मेहनत नहीं की, क्योंकि जिन परिस्थितियों से बच्चे आए हैं, इन सारे पक्षों को बच्चे की तरफ खड़े होकर के टीचर जब सोचता है, ये बड़ी बात है अपने आप में। ये पूरी पुस्तक का जो मूल विचार है वो ये है कि डिफेंसिव होने लगते हैं जब भी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जब भी कोई चर्चा होती है टीचर्स के ऊपर, हिंसा की बात आती है या लोगों की तरफ से स्कूल में के भीड़ के तौर पे, वो एक अलग समस्या है, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए वो। लेकिन हम क्या लोकतांत्रिक हैं, हम क्या उतने समझदार हैं जिसकी अपेक्षा हमसे की जानी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते। तो ये एक आत्म निरीक्षण करने की या आत्मालोचना की बात है, इस पर पूरी तरह से पुस्तक केंद्रित है। ये बहुत अच्छी बात है। इसको यूं कहा जाए, मैं एक युयुत्सावादी एक शब्द है ना, अगर दूसरे संदर्भ में कहें कि हम एक टीचर जो है ना, वो टीचर की तरफ ना खड़ा होकर के बच्चों की तरफ खड़े होकर के पूरा विचार कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने बिल्कुल इस लाइन के साथ इसको समराइज कर दिया एक तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब जी। एक बात गुलाब जी के लिए कहना चाहूंगा। डॉक्टर गुलाब HOS है बेगमपुरी स्कूल में, हमारे साथी हैं। और वही बात मैं कहने जा रहा था कि आलोक जी अपने करीब करीब सभी बातचीत में डॉक्टर गुलाब को रेफर करते हैं, तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में आपके जरिए, मतलब आलोक जी के जरिए सुना। मैं मतलब ये मानता हूं अपने आप को हमेशा से कि अगर मैं लिखने की तरफ मतलब मेरा रुझान हुआ तो पहले व्यक्ति गुलाब जी थे, जिसकी वजह से हुआ कि मैंने लिखना शुरू किया। इनकी किताब मैंने 2012 में, मैं स्कूल में था, और इंसानियत के औजार, बहुत सुंदर लेखों का एक संग्रह आया। और वो जब मैं उससे गुजरा तो मुझे लगा कि ये सब चीजें, जैसे अभी मनीष कह रहे थे कि किताब पढ़ते हुए हमें लगता है कि कुछ चीजें हम भी जानते हैं, हमारे साथ भी। तो वो किताब पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात गुलाब जी कह रहे हैं, तो अगर मेरी बात गुलाब जी कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कह सकता अपनी बात। अरे वाह, तो वहां से मैंने लिखना शुरू किया। और गुलाब जी अपने एज HOS स्कूल में, मैं तो इनको आज का गिजू भाई भेद का मानता हूँ, इतना सुंदर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार।
मनीष जी, आपने कोई फाइनल पैराग्राफ अगर आइडेंटिफाई किया है तो आपका मुरारी भाई, इससे पहले कि मनीष जी पर हम आए, हाँ टीना मैम की बात ले लेते हैं और फिर मनीष जी की बात से हम एंड। ठीक है, ठीक है। हाँ टीना जी। आप सभी को नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से चर्चा चल रही है। तो जब मैं सुन रही थी ध्यान से, तो मैं अपना एक विचार रखना चाहूंगी। जो हमारे शिक्षक साथियों सब कहते हैं कि रिस्पेक्ट को लेकर, सम्मान को लेकर, एक गुरु के जो सम्मान है उसके ऊपर काफी चर्चा होती है और होती आ रही है काफी समय से। तो जब से मैं गुरु बनी हूँ, अध्यापिका बनी हूँ, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चों में मुझे सम्मान की कमी महसूस हुई, जो एक अध्यापक जिसका सबसे पहले अधिकार है उसका। तो जब मैंने प्राइवेट स्कूल में जब ये रिकॉग्नाइज करा, इस कमी को महसूस करा, तो मैंने इस पे कैसे मतलब मेरी समझ बनी, या मैं कैसे कहूँ कि मुझे कैसे रिकॉग्नाइज हुआ कि मुझे लगा मुझे खुद ही उसका प्रतिबिंब बनना पड़ेगा, जिसकी मैं उम्मीद कर रही हूँ उससे, अपने विद्यार्थियों से। तो मैंने अपने कंडक्ट में, अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल में मैंने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करा। जब मैं खुद उसको, मैं स्वयं को सम्मान करने लगी, रिस्पेक्ट देने लगी, तो बच्चों को समझ में आया कि मतलब मेरे स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को, कि मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली अपने आप को कंडक्ट करती हूँ। तो उन्होंने, और मुझे कभी डिमांड करना नहीं पड़ा। तो बहुत पहले मुझे समझ में आया, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी कमांडेड। तो फर्स्ट आपसे शुरू होगा एंड देन इट कैन इन्फेक्टिशियस, और वो पास होगा। तो मुझे जब मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो बहुत पहले सीख लिया था, और मैं ये अपने कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, सब जगह मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली ही थोड़ा रखना पसंद करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम मानव को, जो हम खुद हैं, खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम एक्चुअली अपने गुरु भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा जो है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये अपना विचार रखना चाह रही थी। नाइस, थैंक यू टीना जी। लेकिन आज जब आप शेयर करने लगी तो मुझे लगा कि आप कहेंगी कि आगे से आप भी लिखेंगी, और कभी हम आपके लिखे हुए पे ऐसे ही डिस्कस करेंगे। श्योर, धन्यवाद सर। आपकी उम्मीद पे जरूर खड़ा होना चाहूंगी और कुछ ना कुछ जरूर लिखूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी मनीष जी। मैं सर बस अपनी बात समरी के रूप में कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है पैराग्राफ में पूरी बात नहीं आ पाएंगी मेरी। हाँ, आप समरी के रूप में कहना। एक तो सर इसमें मतलब जो लेखन की भी विशेष, जैसे अशोक जी है, आप देखें, एक कलाकार की विशेषता है कि वो उस कलाकार के अंदर अपने आप को डुबा लेता है। बिल्कुल यही लेखन की विशेषता है। जिस पात्र के रूप में आप लिख रहे होते हैं तब आप बिल्कुल उसी के हो जाते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन हमारे अंदर वो व्यक्ति खोया रहता है और हम बाहर भी उसी तरीके से। वैसे ही आलोक जी के अंदर एक बच्चा पूरी तरह से समाहित है और वो इसमें निकल के आया है समय समय पर। इन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में भी एक पत्र मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। बहुत सुंदर। मैंने उसी पत्र से कुछ चुना हुआ है पढ़ने के लिए आपके लिए। आप पढ़िए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़िए उसको। अच्छा, तो मतलब मैं उसमें इन्होंने चुना, उसमें मैं देख रहा था कि इन्होंने बड़े बारीकी से मतलब ऑब्जर्वेशन और जिज्ञासा, इन चीजों को बड़ी बारीकी से चुना कि कैसे बच्चों में ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें और वो आगे बढ़ें। मतलब किस तरीके से वो बेहतर अपने आप को आगे करने के लिए क्या क्या तरीके अपना पाए, वो उन्होंने समरी के रूप में कई चीजें लिखी है। मगर मतलब मैं देख रहा था कि बड़ी बारीकी से उन्होंने ये चीजें इसमें दी हैं। ऐसे ही मैं जो लास्ट चैप्टर के बारे में जिक्र करना चाह रहा था, इतिहास वाला, तो उससे मुझे समझ में आया कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाने वाली बात जो है कि मतलब एक अलग ही तरीके से आपको बच्चों को उनकी, चाहे हम अपनी आज की प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहें तो मनोरंजन से जोड़ देना है, उनके इंटरेस्ट से जोड़ देना है चीजों को। तो बच्चा खुद भी अपने आप सोचने लगता है कि अच्छा हम भी देखना चाहते हैं। जैसे वो रील आती है, एक पार्ट आप दिखा दो तो बच्चा दूसरी अपने आप देखना चाहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने वो टेक्निक, तरीका एक यूज करने की कोशिश की है कि हम कैसे बच्चे के इंटरेस्ट से जोड़ दें उसी चीज को। बच्चा खुद ब खुद आगे बढ़ना चाहेगा, अपने आप ही वो आगे जानना चाहेगा कि हाँ सर अब हमें और बताएं, और खुद सर्च करना चाहेगा। तो मैं बस अपना लास्ट में यही कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं एक मतलब सिर्फ किताब नहीं है, एक पूरा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक टीचर्स को पढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं बच्चे भी यदि पढ़ सके तो मुझे लग रहा है बच्चों के लिए भी ये बड़ा कारगर है, और शिक्षकों के लिए तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा दस्तावेज है, एक रिसर्च के रूप में है कि कैसे एक शिक्षक अपने आप को ज्यादा बेहतर कर सकता है। उन्होंने शिक्षक के लिए अलग से पत्र भी लिखा हुआ है, तो उसमें भी इन्होंने कई टेक्निक्स की क्या क्या करना चाहिए वो सब सजेशन दिए हैं। तो वो किताब में ज्यादा गहराई में है, किताब पढ़े, बाकी सभी से मैं यही कहूंगा। और पैराग्राफ में चाहूंगा जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वही पढ़ें,
जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो जिसका जिक्र कर रहे थे वहीं से आलोक के शब्दों में, और ये मुरारी, इससे हाँ पहले जब आप समराइज करें 10 सेकंड का एक पंक्ति हाँ में बोलूंगा। हाँ जब हाँ ये किताब आई तो मेरे हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने और हम्म बहुत घनिष्ठ दोस्तों ने और टीचर कम्युनिटी के लोगों ने हम्म इस किताब के टाइटल पे मुझे मैसेज भेजने शुरू किए हम्म, कि अरे भैया, टीचर बच्चे मशीन नहीं, टीचर मशीन नहीं लिखो किताब। अच्छा तो उन लोगों हाँ को अब मैं समझ रहा था उनकी भावना, क्योंकि मैं उसी हाँ कम्युनिटी से हूँ। लोग क्या हाँ कहना चाह रहे थे, जिस तरह से हम लोगों के ऊपर एक हाँ, प्रशासनिक दबाव और चीजें होती हैं। हम्म तो मेरा, जिससे भी मैं इंडिविजुअली बात कर पाया आज, एक हम्म चूंकि मंच है, तो उस हम्म मंच से मैं कहना चाहूंगा हम्म कि अगर मैं कहता हूं बच्चे मशीन नहीं है, तो हम्म, इसके अंदर अंतर्निहित है ये बात कि टीचर भी मशीन नहीं है। अगर मैं एब्सोल्युट, कहता हूं टीचर मशीन नहीं है, तो हम्म उसमें अंतर्निहित है कि बच्चे भी मशीन नहीं है। हम्म, क्योंकि हम दोनों ही एक टीम के हैं, हम ट्रू, विरोधी टीम के व्यक्ति नहीं है। नहीं, हम दोनों एक एब्सोल्युट, पाले में खड़े हैं। तो बिल्कुल, हमारा हित चूंकि एक से जुड़ा हुआ है। और एक लास्ट हम्म एक अनाउंसमेंट कि इसी हम्म किताब पर एक हम्म परिचर्चा का कार्यक्रम लोकार्पण, चूंकि कुछ वजहों हम्म से लेट हो गया था हम्म औपचारिक तौर पे, तो हम्म अगले रविवार को है हम्म इसका। मैं अलग अलग मंचों पे उसका एक पोस्टर शेयर करूंगा, हम्म वेन्यू वगैरह को लेके। तो आप हम्म, सबसे गुजारिश है कि जरूर उसमें आए। जरूर शुक्रिया। आए, जरूर आए। अब आप ही के शब्दों से मैं फाइनल वो चीज अपील करना चाहता हूँ। इस शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक का पत्र चैप्टर है, उससे मैं ले रहा हूँ। आप लिखते हैं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्लैश, प्यारे शिक्षकों, मतलब बच्चों और शिक्षकों। लिखना भी एक मजेदार गतिविधि है। अपने अनुभवों को कहानी, संस्मरण, कविता, चित्र आदि के रूप में दर्ज करने से हमारी रचनात्मकता तो बढ़ती ही है, हमारे स्वयं के सोचने समझने के कई सिरे भी खुलते हैं। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है। खिलते हुए फूल, उड़ती हुई चिड़िया, आसमान में तैरते हुए बादल, बहती हुई नदी, सब कितने अच्छे लगते हैं, है ना? ऐसी बहुत सी बातों ने मनुष्य को खोजने और आविष्कार करने को सदा प्रेरित किया है। जरा सोचो, उड़ती चिड़िया को देखकर ही तो इंसान के मन में उड़ने की इच्छा ने जन्म लिया होगा, और वो हवाई जहाज बनाने को प्रेरित हुआ होगा। एक बात और, गलती, भूल, सुधार सब सीखने के हिस्से हैं। सफलताएं हमें और बेहतरी की ओर जाने को प्रेरित करती है, तो असफलताएं भी बहुत कुछ सिखाती है। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने जरूर सुना होगा। बहुत बार असफल होने के बाद भी उन्हें हार नहीं मानी थी। वे कहते थे कि मैं हर बार असफल होकर भी यह सीखता हूँ कि यह काम इस तरीके से नहीं होगा। अंत में उन्हें सफलता मिली और पूरी दुनिया रोशन हुई। बिना जगमग बल्बों के क्या आप आज की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? इसलिए बिना सफलता और सफलता की ज्यादा परवाह किए बस नई नई चीजें सीखने का आनंद लेना चाहिए। और हाँ, सीखना पूरी उम्र चलता रहता है। आपके सभी शिक्षक, माता पिता आदि भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो यही मतलब आप ही के शब्द को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि पढ़ना और लिखना पूरी उम्र चलने वाली प्रक्रिया है। और सफलताओं की परवाह किए बिना हम पढ़ते रहें अच्छा। और कुछ कुछ लिखते रहें। मुझे इंतजार रहेगा अपने बहुत सारे शिक्षक साथियों का जो इसी तरीके से शिक्षक साहित्य का निर्माण करें, और हम लोग उनकी किताबों पे बैठ के ऐसे ही डिस्कशन करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया रीड विद टीचर के इस अंक के साथ जुड़ने के लिए। हम लोग फिर अगले महीने किसी नई किताब के साथ जुड़ेंगे। अब हम महीने में ये प्रोग्राम एक ही बार करते हैं, क्योंकि एक बार हम बच्चों के बीच चले जाते हैं रीड विद स्टूडेंट्स करने के लिए, जहाँ हम बच्चों के साथ बैठ कर कोई एक किताब पढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले महीने किसी दूसरी किताब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।